everyone, I'm Sugandha and you're watching Ready to Upskill, and I hope so you all are well and welcome back to this channel. कोड ऑन वेजेस 2019 चल रहा है, न्यू लेबर और इंडस्ट्रियल कोड सेशन 10 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 4 पेमेंट ऑफ बोनस, सेक्शन 31 से लेके 34 तक। एंड बहुत ही एक्साइटमेंट है, वाई? बिकॉज हम कितने सारे सेक्शंस अब तक कवर कर चुके हैं। एक छोटा सा रिकैप देखते हैं। अगर रिकैप नहीं देखना चाहते हैं तो आप इसे 2 मिनट आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। रिकैप इसलिए दिखाती हूँ जिससे आपको पता चल जाए आप क्या क्या मिस कर चुके हैं। तो चलिए, हमने क्या देखा है। हमने अब तक जो देखा है वो देखा है सेशन 1 to 7 तक। हमने चैप्टर 1 से 4 तक सेक्शन 1 to 25 कवर कर लिए हैं। 1 to 25 में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, जिसमें चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी था। उसके बाद चैप्टर 2 हमने मिनिमम वेजेस का देखा, चैप्टर 3 हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस था और चैप्टर 4 है हमारा पेमेंट ऑफ बोनस, जो कि अब चल रहा है। 25 तक हमने ये देखा। 26 में हमने देखा पेमेंट ऑफ बोनस का स्पेशल सेक्शन था जिसमें डिडक्शंस मेंशन थी। 27 से 30 हमने और कंटिन्यू करा। इसके बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 31 सेक्शन। इसी के साथ साथ 30 डेज स्टैट्यूटरी कंप्लायंस वर्कशॉप चल रही है, जिसमें हम क्या कर चुके हैं, हम कर चुके हैं वहां पे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 पूरा कंप्लीट, कुछ 6-7 सेशंस में। और उसके बाद हमने स्टार्ट किया है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, जिसके अराउंड 3 सेशंस आ चुके हैं। प्लीज ये डिटेल सेक्शंस हैं। बेयर एक्ट को मैं समझा रही हूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और आप समझ भी रहे हैं। तो चलिए इन्हें देखते रहें। और यस, चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 31। सेक्शन 31 है पेमेंट ऑफ बोनस आउट ऑफ एलोकेबल सरप्लस। क्या मतलब है इसका? आज हम करेंगे कंप्लीट 31 से 34, बिकॉज 35 सेक्शन बहुत ही लॉन्ग है, तो हम आज इसे यहाँ कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेमेंट ऑफ बोनस आउट ऑफ एलोकेबल सरप्लस, रीड करेंगे इसे और समझेंगे बहुत ही इजी तरह से। The bonus shall be paid out of the allocable surplus, which shall be an amount equal to 60% in case of a banking company and 67% in case of other establishment of the available surplus, and the available surplus shall be the amount calculated in accordance with section 33. section 33 में हमें बताया गया है अमाउंट कैलकुलेट करने की सरप्लस की, ठीक है। तो वो सरप्लस उठा के हम यहाँ पर एलोकेबल सरप्लस जो हमारे पास होगा उसमें से हम बोनस देंगे। तो बोनस देना कितना है? शैल बी एन अमाउंट इक्वल टू 60%। बैंकिंग कंपनी है तो 60% देगी एलोकेबल सरप्लस का, और अगर कोई भी अदर स्टेब्लिशमेंट है अदर देन बैंकिंग कंपनी तो वो देगी 67%। बिल्कुल सिंपल है ये, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलोकेबल सरप्लस क्या है? एलोकेबल सरप्लस अभी बताया जाएगा। ये प्रॉफिट है जो कि अवेलेबल होगा आफ्टर अलाउएबल डिडक्शंस। कुछ डिडक्शंस होंगी वो हमें लेस करनी होंगी, फिर हमारे पास ये जो सरप्लस आएगा उसमें से हम बोनस देने की बात कर रहे हैं। सिंपल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ कंपनीज शेल नॉट नॉर्मली बी क्वेश्चनड। इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर एम्प्लॉयर की जो कंपनी है वहां पे फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑडिट होते हैं लाइक बैलेंस शीट्स, तो वो कंसिडर रिलायबल किए जाएंगे, वैलिड कंसिडर किए जाएंगे, उन्हें क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। ये जो अकाउंट्स हैं ये यूजुअली क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे बाय द अथॉरिटीज, क्योंकि यहाँ पर हम पेमेंट ऑफ बोनस की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑडिट होते हैं, बैलेंस शीट्स ऑडिट होती हैं, तो आपको एक्स्ट्रा पेन यहाँ पे नहीं लेना है कोई भी कि अब ये ऑडिट होंगे, अब ये इसमें प्रॉफिट्स गलत आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ठीक है। वो हम एज इट इज यूज करेंगे। नेक्स्ट, where there is any dispute regarding the quantum of bonus, the authority notified by the appropriate government have jurisdiction may call upon the employer to produce the balance sheet before it, but the authority shall not disclose any information contained in the balance sheet unless agreed टू बाय द एम्प्लॉयर। इसमें कह रहे हैं, देखिए अगर कोई अमाउंट ऑफ बोनस है उसका डिस्प्यूट है, देखिए यहाँ लिखा है वेयर देयर इज एनी डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट आ रहा है रिगार्डिंग द क्वांटम क्वांटिटी ऑफ बोनस, मतलब जो अमाउंट ऑफ बोनस है उसका हमें कुछ डिस्प्यूट लग रहा है, यार ये कम दे रहे हो, तो क्या होगा? अथॉरिटी जो कि नोटिफाइड होगी बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उसके पास ये जुरिस्डिक्शन है कि वो एम्प्लॉयर को बुलाएं, कहें कि प्रोड्यूस करिए आप अपनी बैलेंस शीट हमारे सामने और हम उसे चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी बैलेंस शीट से रिलेटेड वो ये नहीं है कि आप उसे डिस्क्लोज करें टू अदर्स अनलेस द एम्प्लॉयर एग्रीज, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लास्ट लाइन में आप देख सकते हैं,
shall not disclose any information contained in the balance sheet unless agreed to by the employer। ठीक है, तो यहाँ पे आप मंगवा सकते हैं, सबमिट करवा सकते हैं बैलेंस शीट। ओके, यहाँ पे सिंपल यही है कि कॉन्फिडेंशियल होते हैं फाइनेंशियल डिटेल्स कंपनी के, तो अगर आपको उसका एक्सेस मिल गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे कहीं भी शेयर करेंगे, वो कॉन्फिडेंशियल है, आपको उसको सेफली कॉन्फिडेंशियली रखना है, जितना जिस पर्पस के लिए यूज करना है वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हमारा सेक्शन 32, कॉम्प्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट्स। ये भी बहुत सिंपल है, सिंपली रीड कर रहे हैं। द ग्रॉस प्रॉफिट्स डिराइव्ड बाय एन एम्प्लॉयर फ्रॉम एन एस्टेब्लिशमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर शैल, क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट्स जो कि डिराइव हुए हैं एम्प्लॉयर के इस्टेब्लिशमेंट से किसी भी अकाउंटिंग ईयर में, शैल इन द केस ऑफ बैंकिंग कंपनी, अगेन यहाँ पे जैसे बैंकिंग कंपनी का पहले बताया था 60%, यहाँ पे भी हमने सेग्रीगेट कर दिया, बैंकिंग कंपनी की बात अलग होगी और अदर एस्टेब्लिशमेंट की बात अलग होगी। तो बैंकिंग कंपनी बी कैलकुलेटेड इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इन एनी अदर केस बी कैलकुलेटेड इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए इसमें सिंपल ये क्या कह रहे हैं, जो हमारी ये ग्रॉस प्रॉफिट्स हैं, जिन प्रॉफिट्स की हम बात कर रहे हैं, ये टोटल प्रॉफिट्स हैं जो स्टेब्लिशमेंट ने अर्न करे हैं, जो स्टेब्लिशमेंट के पास हैं, जो स्टेब्लिशमेंट ने बनाए हैं बेसिकली, वो बिफोर डिडक्टिंग टैक्सेस और अदर एक्सपेंसेस हैं। मींस जो प्रॉफिट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो एलोकेट होगा उसको कैसे निकाला जाएगा, जो एलोकेबल सरप्लस की बार बार बात हो रही है, अवेलेबल सरप्लस की बात हो रही है, वो हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, क्या डिफाइन करेगी, रूल्स बताएगी कि जो आपके प्रॉफिट्स हैं वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, एलोकेबल सरप्लस आप कैसे निकालोगे। ठीक है, कौन से प्रॉफिट्स में से कौन से डिडक्शंस आप माइनस करोगे, उसके बाद आपका प्रॉफिट आएगा, उसके बाद आपका सरप्लस आएगा, ये गवर्नमेंट बताएगी, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बताएगी। ठीक है, प्रिस्क्राइब करेगी, मींस सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी रूल्स। लेकिन इन्होंने यहाँ पे सेग्रीगेट कर दिया कि बैंकिंग कंपनी के केस में अलग रूल्स बताएगी और नॉन बैंकिंग के, मतलब जो बैंक अदर स्टेब्लिशमेंट्स है उनके केस में अलग बताएंगी। क्यों? क्योंकि देखिए सिंपल है कि इनकी जो इनकम स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, उनका जो रेगुलेशन है वो डिफरेंट तरह से होता है, तो जो मेथड्स हैं वो प्रिस्क्राइब किए जाएंगे दोनों के लिए सेपरेट। तो इससे क्या होगा, इससे एक स्टैंडर्डाइज्ड और लीगली वैलिड मेथड आ जाएगा प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने का अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स, जिससे हम बोनस कैलकुलेट कर पाएंगे इस लॉ में। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना ही मतलब है। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 33। अब सेक्शन 33 कह रहे हैं कैलकुलेशन कॉम्प्यूटेशन ऑफ अवेलेबल सरप्लस। अब आई बात जो हम अभी तक बात कर रहे हैं, एलोकेबल सरप्लस, अवेलेबल सरप्लस, वो क्या है, चलिए इसे रीड करते हैं, इजी है बहुत। द अवेलेबल सरप्लस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अकाउंटिंग ईयर शैल बी द ग्रॉस प्रॉफिट्स फॉर दैट ईयर after deducting therefrom the sums referred to in section 34। ये क्या कह रहे हैं, ये सिंपल आपसे कह रहे हैं कि आपका जो अवेलेबल सरप्लस है वो क्या होगा, आपके ग्रॉस प्रॉफिट्स माइनस डिडक्शंस एज पर सेक्शन 34। वो जो डिडक्शंस हैं वो कहाँ से आएंगी, वो आएंगी मेरे पास सेक्शन 34 से, जो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे सेक्शंस लिंक्ड हैं, इसीलिए हम एक साथ ले रहे हैं। प्रोवाइडेड दैट द अवेलेबल सरप्लस, अब यहाँ पे थोड़ी सी इससे हटके हो रही है कि जो हमारा अवेलेबल सरप्लस है, प्रोवाइडेड दैट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, किसी भी ईयर का, कमेंसिंग ऑन एनी डे इन अ ईयर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड। देखिए कोड जब आया उसके कमेंसमेंट के बाद की यहाँ पर अब बात हो रही है। ठीक है, वो ईयर्स जहां पे आफ्टर द कोड केम इनटू इफेक्ट एंड फॉर एवरी ईयर आफ्टर, मींस देखिए ऊपर इन्होंने सिंपल सी बात कर दी कि वो अकाउंटिंग ईयर जब कोड नहीं आया था, कोड नहीं था, तो वहां पे हम क्या कर रहे थे, अवेलेबल सरप्लस इक्वल्स टू जो हमारे ग्रॉस प्रॉफिट्स हैं माइनस डिडक्शंस, जो कि डिडक्शंस हमारी सेक्शन 34 में मेंशन होंगी। अब ये नेक्स्ट में कह रहे हैं वो अकाउंटिंग ईयर्स कि जब कोड आ गया तो तब क्या होगा और उसके आगे के ईयर्स में क्या होगा, मतलब कोड जो है वो किसी ईयर से एप्लीकेबल हुआ, उससे पहले क्या होता था, तो उससे पहले क्या हो रहा था, अवेलेबल सरप्लस इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट्स माइनस डिडक्शंस। लेकिन अब उसके बाद जब कोड बीच में से कभी आ गया किसी साल में, उस अकाउंटिंग ईयर में हम कैसे करेंगे, हमारा अवेलेबल सरप्लस कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे बता रहे हैं द ग्रॉस प्रॉफिट्स फॉर दैट अकाउंटिंग ईयर। इसे आप ऐसे समझ सकते हो, चलिए इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे बीच में छोड़ के कह रही हूँ, जैसे कि कोड आया, एक हमारा ईयर है अप्रैल टू मार्च, ठीक है, अप्रैल टू मार्च हमारा ईयर है और कोड बीच में जून में आया, ये एग्जाम्पल है, तो अप्रैल मई जून ये तो अलग हो गए, और मतलब 1 जुलाई से अगर ये एप्लीकेबल हुआ तो 1 जुलाई, मतलब वो 3 महीने तो डिफरेंट हो गए, वो तो पहले वाली बात हो गई, और उसके बाद के जो 9 मंथ्स हैं वो अलग हो गए। तो यहाँ पे हम इसे कैसे करेंगे, ठीक है, अवेलेबल सरप्लस को हम यहाँ पे कैसे कंप्यूट करेंगे, यहाँ पे ये बात है।
ठीक है, अवेलेबल सरप्लस को हम किस कॉम्बिनेशन से बनाएंगे? तो यहाँ कह रहे हैं द ग्रॉस प्रॉफिट्स फॉर दैट अकाउंटिंग ईयर आफ्टर डिडक्टिंग देयर फ्रॉम द सम्स रेफर टू इन सेक्शन 34। यहाँ पे क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट्स जो बाद वाले हैं, जो बाद वाला ईयर है, जो ये 9 मंथ्स वाला है, उसमें हम क्या करेंगे, हम डिडक्शंस किसके हिसाब से लेस करेंगे, 34 के हिसाब से, सेक्शन 34 में जो मेंशन है, क्योंकि कोड तो मेरे पास बाद में ही आया ना, तो कोड का सेक्शन 34 तो मुझे बाद में ही पता चलेगा ना, तो जो बाद के 9 मंथ्स हैं वहां पे तो हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। और an amount equal to the difference between the direct tax calculated in accordance with the provisions of section 35 in respect of an amount equal to the gross profits of the employer for the immediately preceding accounting year and क्या कह रहे हैं, gross profits for that year after deducting section 34 plus a tax adjustment amount calculated as follows। टैक्स एडजस्टमेंट आपको इसमें करना होगा, एन अमाउंट इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट टैक्स कैलकुलेटेड, डायरेक्ट टैक्स का कैलकुलेशन सेक्शन 35 में आएगा, डायरेक्ट टैक्स का कैलकुलेशन सेक्शन 35 में आएगा, वो डायरेक्ट टैक्स in respect of an amount equal to the gross profits of the employer for the immediately preceding accounting year and the direct tax calculated in accordance with the provisions of section 35 in respect of an amount equal to the gross profits of the employer for such preceding accounting year after deducting therefrom the amount of bonus which the employer has paid or is liable to pay to his employees in accordance with the provisions of this code for that year। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एक सिंपल समझिए सबसे पहले स्टार्टिंग से, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सेक्शन 33 में हम सबसे पहले ये समझ रहे हैं कि अभी मेरा कोड नहीं आया है, अभी हमारा कोड एप्लीकेबल नहीं हुआ, तो हम उस ईयर में कैसे कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे ये बात हो रही। तो वहां पे हम कर रहे हैं एलोकेबल सरप्लस, हमारा क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से हम डिडक्शंस माइनस कर देंगे जो सेक्शन 34 में थी। ठीक है, तो ये तो हमारी वो कहानी हो गई। अब क्या हुआ, अब कोड आ गया हमारे पास, तो अब क्या हुआ, अब हमारे पास कोड आ गया, तो अब हम कैसे उसे कर रहे हैं, अब हम उसे ऐसे कर रहे हैं, कैलकुलेट कैसे करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट फॉर दैट ईयर आफ्टर डिडक्टिंग सेक्शन 34 आइटम्स प्लस अ टैक्स एडजस्टमेंट अमाउंट, जो कि हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब फॉर अकाउंटिंग ईयर्स आफ्टर द कोड केम इनटू इफेक्ट एंड फॉर एवरी ईयर आफ्टर। ठीक है, तो यहाँ पे अवेलेबल सरप्लस कॉम्बिनेशन बनेगा दो अमाउंट्स का। सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट फॉर दैट ईयर आफ्टर डिडक्टिंग सेक्शन 34 आइटम्स, ये प्लस अ टैक्स एडजस्टमेंट अमाउंट कैलकुलेटेड एज फॉलोज, क्योंकि यहाँ पे हम टैक्स एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, इसको जरूर चेक करें, वहां से रीड करने के बाद इसे जरूर चेक करें। ठीक है, अब टैक्स एडजस्टमेंट अमाउंट कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम करेंगे प्रीवियस ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट, और हम दो चीजें यहाँ पे लेंगे। प्रीवियस ईयर का हमने ग्रॉस प्रॉफिट ले लिया एंड कैलकुलेट टू थिंग्स, क्या, टैक्स ऑन फुल ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर और टैक्स ऑन ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग लास्ट ईयर्स ऑन बोनस। कैसे, मतलब क्या, चलिए, टैक्स ऑन फुल ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था उस पे टैक्स ले लिया हमने, और जो पिछली साल ग्रॉस प्रॉफिट था उसमें से लास्ट ईयर का बोनस डिडक्ट करके हमने टैक्स ले लिया। ठीक है, ये दो चीजें ली। अब इन दोनों में से डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, टैक्स ऑन ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टैक्स ऑन ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग बोनस। नाउ ये जो डिफरेंस है ये ऐड हो जाएगा करंट ईयर सरप्लस में। क्यों, तो यहाँ पे टू गिव द एम्प्लॉयर क्रेडिट फॉर द टैक्स बेनिफिट दे गॉट लास्ट ईयर बाय पेइंग बोनसेस, जो उन्होंने लास्ट ईयर बोनस दे दिया उसका हम टैक्स क्रेडिट उसे अब दे रहे हैं, इसलिए हम उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है, नहीं मैं इसको दोबारा रीड करती हूँ, देखिए, चलिए इसको पहले एक बार दोबारा देख लेते हैं। टू पार्ट्स ऑफ द रूल है, फर्स्ट इज फॉर अकाउंटिंग ईयर्स बिफोर द कोड केम इनटू इफेक्ट, जहां पे कोड अभी नहीं आया है, पहले कोड आ गया है लेकिन उससे पहले का हम अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वहां पे अवेलेबल सरप्लस क्या होगा, इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट्स माइनस डिडक्शंस एज मेंशन्ड इन सेक्शन 34। ठीक है, अब दूसरी कहानी आई वो अकाउंटिंग ईयर्स जहां पे कोड आ चुका है एंड फॉर एवरी ईयर आफ्टर, उसके आगे जितने भी ईयर्स हैं वहां पे कैसे करेंगे हम, अवेलेबल सरप्लस कैसे मिलेगा हमें, दो अमाउंट से मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट फॉर दैट ईयर आफ्टर डिडक्शन, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट जिसमें से हमने माइनस कर दिया डिडक्शन, कौन से, जो सेक्शन 34 में मेंशन है, प्लस कर देंगे हम क्या, टैक्स एडजस्टमेंट अमाउंट। अब ये टैक्स एडजस्टमेंट अमाउंट हम
क्यों और कहाँ से आ रही है। तो ये जो टैक्स एडजस्टमेंट अमाउंट है ये कौन सी है, ये कहाँ से है, ये अमाउंट जो हमें कैलकुलेट करनी है ये है हमारी। सबसे पहले हम देखेंगे कि पहले जो ग्रॉस प्रॉफिट पे टैक्स था प्रीवियस ईयर वो उठा ली हमने अमाउंट, चलिए जैसे वो 10,000 थी, ठीक है। टैक्स ऑन ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग लास्ट ईयर्स बोनस वो कितनी हो गई, वो थी जैसे हमारी 8,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नीचे 10,000 माइनस 8,000, तो ये बचता है हमारा कितना 2,000। तो ये जो करंट ईयर सरप्लस है ये ऐड हो जाएगा, ये जो डिफरेंस है, तो ये जो डिफरेंस है ये ऐड हो जाएगा टू द करंट ईयर सरप्लस, ठीक है। ऊपर जो हमने कहा कि ग्रॉस प्रॉफिट में हमें डिडक्शंस माइनस करनी है और क्या करना है, और टैक्स एडजस्टमेंट प्लस करना है, तो वो ये टैक्स एडजस्टमेंट वहां पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसे और सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसको और समझ लेते हैं। देखिए, अवेलेबल सरप्लस इक्वल्स टू करंट ईयर सरप्लस प्लस टैक्स बेनिफिट फ्रॉम लास्ट ईयर्स बोनस। यहाँ पे सिंपल ये है, this ensures कि employers aren't penalized for paying bonuses and their tax benefits are considered when calculating the current year's bonus pool, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब वो बोनस दे रहे हैं हम उन्हें यहाँ पे टैक्स बेनिफिट भी दे रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ा सा कहीं डाउट हो रहा हो, मैंने कई बार इसे एक्सप्लेन किया, अगर हो रहा हो तो प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट रहेगी जाइए इसको फिर दोबारा से देखिए, नोट डाउन कीजिए नोटबुक में और फिर इसको एक बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार, दो बार, तीन बार इसको दोबारा रीड करिए, पहले बुक से रीड करिए, पहले एक्ट से रीड करिए, फिर इसको देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। नहीं आता है तो भी मुझे बताएं, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा सेक्शन 33। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 34, सम्स डिडक्टेबल फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट्स। अब यहाँ पे जो हम ऊपर डिडक्शन की बार बात कर रहे हैं वो हमें एक्चुअल में ग्रॉस प्रॉफिट्स में से क्या डिडक्ट करना है। द फॉलोइंग सम्स shall be deducted from the gross profits as prior charges, namely क्या क्या हम डिडक्ट करेंगे, any amount by way of depreciation admissible in accordance with the provisions of subsection 1 of section 32 of the Income Tax Act or in accordance with the provisions of the Agriculture Income Tax Law for the time being in force as the case may be। हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि डेप्रीसिएशन जो कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 में मेंशन है, जिस तरह से डेप्रिसिएशन निकालना होता है वो जो मेंशन है डेप्रिसिएशन, वो ही डेप्रिसिएशन आप यहाँ पे डिडक्ट करोगे। सेम इज या तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग करोगे या फिर एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग आप ये डेप्रिसिएशन यहाँ डिडक्ट करोगे। ये एडमिसिबल डिडक्शन है, ठीक है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 35। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक डाउट हो सकता है ये डिडक्शन की बात क्यों हो रही है। देखिए, जब आप प्रॉफिट्स में से बोनस दे रहे हो तो कुछ एक्सपेंसेस आपको अलाउ किए जा रहे हैं कि चलो आप ये एक्सपेंसेस अपने घटा लो और उसके बाद जो प्रॉफिट बच रहा है वो दे दो, क्योंकि आप कहोगे यार मेरा इतना प्रॉफिट हुआ और उसके बाद मेरे तो इतने सारे एक्सपेंसेस हैं, आप कह रहे हो इस पूरे प्रॉफिट पे मैं बोनस दे दूं, तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मुझे और भी एक्सपेंसेस डिडक्ट करने हैं। तो इसीलिए कुछ उन्होंने परमिसिबल डिडक्शंस बता दिए जो कि जरूरी है। ऐसे तो आप बहुत सारे डिडक्शंस कह दोगे कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो वो सारे डिडक्शंस अलाउड नहीं है। जो डिडक्शंस अलाउड हैं वो यहाँ पे बता दिए कि आप वो डिडक्ट कीजिए और उसके बाद जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट्स में से अवेलेबल सरप्लस आ रहा है भाई उस पे आपको 60 और 67% बोनस देना है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये डिडक्शंस के एडवांटेज मिल रही है क्योंकि एक्सपेंसेस आपके काफी सारे होंगे, आप कहोगे कि यार मैं डायरेक्ट प्रॉफिट्स में से ऐसे कैसे दे दूं बोनस, मेरे को अपने एक्सपेंसेस भी तो निकालने हैं, ठीक है। तो वही उन्होंने बता दिया कि ये डिडक्शंस आप कर सकते हो। ये ही थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी है। चलिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 35 any direct tax which the employer is liable to pay for the accounting year in respect of his income, profits and gains during that year। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये कह रहे हैं कोई भी डायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 35। सेक्शन 35 में हम देखेंगे कि भाई डायरेक्ट टैक्स कैसे कैलकुलेट हुआ है, वही बात हो रही है कि उसको देखते हुए सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 35 कोई भी डायरेक्ट टैक्स है जो कि एम्प्लॉयर लाइबल है पे करने के लिए किसी अकाउंटिंग ईयर में, उसी अकाउंटिंग ईयर में जो उसकी इनकम हुई है, प्रॉफिट्स और गेन्स हुए हैं, वो आप यहाँ पे डिडक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो आप डिडक्ट कर सकते हैं जो कि आप लाइबल है पे करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज सच फर्दर सम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉयर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे इन्होंने ये कह दिया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी कोई एडिशनल डिडक्शंस हैं अगर फ्यूचर में वाई रूल्स, तो वो भी आप डिडक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इन शॉर्ट क्या रह गया भाई हमारे पास, बहुत छोटी सी चीज है भाई, डेप्रिसिएशन जो कि टैक्स लॉस के हिसाब से, डायरेक्ट टैक्सेस जो कि कह रहे हैं सेक्शन 35 के हिसाब से, और कोई और डिडक्शंस जो कि अलाउड हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। छोटी सी इतनी सी बात है इतनी से सेक्शन में,
ठीक है, तो चलिए ये आज हमारा कंप्लीट हो गया सेक्शन 34। सेक्शन 35 देखिए डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स पेबल बाय एम्प्लॉयर, एंड थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि आज हमने जो एक सेक्शन 33 लिया वो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि आपको एक दो बार में समझ में आएगा, इसलिए मैं सेक्शन 35 यहाँ पे नहीं ले रही हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मैं ट्राई करूंगी कि सेक्शन 35 हम कर लें, 36 सेट ऑन एंड सेट ऑफ एलोकेबल सरप्लस कर लें, और 37 है एडजस्टमेंट, और उसके बाद 38 है हमारा डिडक्शन ऑफ सर्टेन अमाउंट्स फ्रॉम बोनस पेबल, 39 है टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस। ठीक है, ये हम कंप्लीट कर लेंगे। सेक्शन 40 है एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर, और सेक्शन 41 है नॉन एप्लीकेबिलिटी। लेट्स सी हम इसे कितना कंप्लीट कर पाते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर 5 एडवाइजरी बोर्ड शुरू होगा। ओके, सो बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे बिकॉज फिर चीज़ें क्लियर नहीं होती, एंड आई होप सो ये हेल्पफुल हो रहे होंगे। हेल्पफुल हो रहे हैं सेशंस तो प्लीज़ मुझे बताएं, बिकॉज मेरे पास कुछ अच्छे रिव्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा फीडबैक नहीं आ रहे हैं। ओके, so if it's helpful, please do let me know in the comment section. Till next video, all the very best. Stay happy, stay safe. Thanks for watching. Bye bye.